मेरे प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। मैं विजय कुमार, आप देख रहे हैं देहाती सर यूट्यूब चैनल। बच्चों आज हम लोग क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस और जो पार्ट 2 यानी भाग 2 जो पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्या। देख रहे राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्या चैप्टर का नाम है। तो बच्चों इस चैप्टर से आपको वही क्वेश्चन में बता रहा हूँ जो क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है और जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को आप आराम से देखेंगे, उसका आंसर भी देखेंगे जो बहुत मोस्ट वीवीआई हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न है क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे। देख रहे मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा भी प्रश्न है अथवा अथवा में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो बच्चों देखेंगे उसका उत्तर आप देखेंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो होता है 1953 में हुआ था और इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे में हुआ था, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए उसके बाद का प्रश्न देखेंगे, उसके बाद का प्रश्न है क्या, देखिए कि भारत के पहले राष्ट्रपति और वर्तमान राष्ट्रपति के नाम लिखें, ठीक है बच्चों। तो वर्तमान राष्ट्रपति अभी तो अलग हैं। बोलता भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। लेकिन वर्तमान में अभी देखेंगे तो क्या है, वर्तमान के राष्ट्रपति अभी के राष्ट्रपति देखेंगे तो क्या है, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। तो बच्चों आप इसको ध्यान देना, द्रौपदी मुर्मू है, वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, ठीक है। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। बच्चों देखेंगे अगला प्रश्न है कि शरणार्थी लोग कौन थे, शरणार्थी लोग कौन थे और उनका पुनर्वास कैसे किया गया, है ना। तो देखेंगे सबसे शरणार्थी, शरणार्थी का अर्थ समझिए। शरणार्थी का मतलब वो होता है जो कोई दूसरे देश के लोग जो होते हैं किसी दूसरे देश में जाकर के शरण लेते हैं, मतलब बसते हैं, रहने का काम करते हैं, उसको शरणार्थी कहा जाता है। और बोलता उसका पुनर्वास कैसे हुआ, मतलब वहां पर जो होता है उसको निवास कैसे करने दिया गया, ठीक है। तो बच्चों देखेंगे सबसे पहले क्या है आंसर में कि 1947 में देश का विभाजन हुआ। बच्चों हम लोग सब जानते हैं कि हमारा देश आजाद हुआ। आजाद होने के बाद भी हम लोगों को एक मुश्किल का सामना करना पड़ा जो देश का विभाजन था, है ना। तो हमारा देश का विभाजन कब होता है, 1947 में होता है, ठीक है। 1947 को होता है। बोलता है देखिए कि पाकिस्तान में रहने वाले, देखिए पाकिस्तान में और जो देश का जो विभाजन होता है वो दो देश के रूप में होता है, पहला हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान, ठीक है। तो देखिए पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं ने अपना प्राण की रक्षा के खातिर भारत में शरण ली, है ना। देश का जब विभाजन होता है तो देश के विभाजन होने के बाद जो पाकिस्तान में रहने वाले जो हिंदुओं थे वो अपने प्राणों की रक्षा यानी कि अपने प्राण की रक्षा के लिए कहां पर आया, भारत में शरण लिया, यानी कि भारत में आ गया, ठीक है। बोलता है कि पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों ने पश्चिम बंगाल व असम में शरण ली। बोलता है पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों ने क्या किया, पश्चिम बंगाल व असम में शरण लिया और पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले लोग पूर्वी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, बंबई, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में शरण लिया, ठीक है बच्चों। बोलता है सरकार ने उन्हें रहने को, जो बोलता है कि भारत की जो सरकार होता है उन्हें रहने के लिए जो होता है मकान दिए, नौकरियां दिए और कोई काम धंधा चलाने हेतु वित्तीय सहायता दी गई। जनता ने भी इसे काम में सहयोग दिए बच्चों की। तो बच्चों ये था शरणार्थी लोग, ठीक है। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है, सॉरी अगला प्रश्न देखेंगे कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कारण बताइए। बोलते जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, वो कारण बताना है, आखिर क्यों भारत का ये एक अभिन्न अंग माना जाता है। देखिए बोलता है कि उत्तर देखेंगे, बोलता है कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत जो होते हैं स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत रियासत का राजा जो होता है विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके अपनी रियासत को भारत संघ में मिला सकता था, ठीक है। तो आप ये समझिए कि जब भारत आजाद हो गया तो जम्मू कश्मीर के जो राजा है अपने पूरा रियासत को जो है वो भारत में विलय पत्र हस्ताक्षर करके अपने रियासत को भारत में मिला सकता था। लेकिन राजा हरि सिंह ने ऐसा
लेकिन राजा हरि सिंह ने ऐसा ही किया कि 1957 में जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हो गया, जिसमें उसे भारत का अभिन्न अंग घोषित प्रश्न है कि शिमला समझौता का महत्व बता साथ में, ठीक है। कौन सा समझौता हुआ था वो देखेंगे। बोलता है कि दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने क्या किया, भारत पर आक्रमण कर दिया। बोलता है कि 1971 में पाकिस्तान जो होते हैं भारत पर जो होते हैं, लेकिन 1971 में जो है पाकिस्तान क्या करता, भारत पर आक्रमण कर दिया, जिसे करारी पराजय के मुंह देखना पड़ा। अब पाकिस्तान ने 1971 में जो होते हैं भारत पर आक्रमण करता है और पाकिस्तान को जो होते हैं पूरा एकदम करारी पराजय का मुंह देखना होता है। बोलता है क्या कि बांग्लादेश में हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान को हराकर उसे शेख मुजीबुर रहमान को सौंप दिया। बोलता है आप देखेंगे क्या कि हमारी सेनाओं यानी कि भारत की सेनाओं जो होते हैं पाकिस्तान की सेनाओं को हराकर उसे क्या किया, शेख मुजीबुर रहमान को सौंप देता है तथा पाकिस्तानी सैनिक को बंदी बना लिया। और पाकिस्तानी जो होते हैं सैनिकों को जो होते हैं भारत के सैनिकों ने मिलकर क्या किया, पूरा बंदी बना लिया। जुलाई 1972 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति भुट्टो तथा इसका पूरा भुट्टो यहां नाम दिया, इसका पूरा नाम होता है जुल्फिकार भुट्टो, ठीक है। भुट्टो तथा भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच में एक समझौता हुआ। बोलता पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार भुट्टो तथा भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच में एक समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत युद्ध बंदियों को क्या किया, रिहा कर दिया गया। अब दोनों के बीच में जब क्या होते समझौता होता है तो जितने भी सारा युद्ध में जो सभी लोगों को जो गिरफ्तार किया गया था उसको सबको रिहा कर देता है और उनकी वापसी की गई। उनकी वापसी मतलब उसको अपने देश में भेज दिया जाता है तथा यह तय किया गया कि दोनों देश परस्पर वार्ता में अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे। इस प्रकार की कभी कांड नहीं करेंगे, दोनों देशों के बीच में क्या होगा, बातचीत करके अपने समस्याओं का समाधान हम लोग करेंगे। तो ये था शिमला समझौता बात हुआ था, ठीक है बच्चों। देखिए अगला प्रश्न है कि आजादी के समय, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आप देखेंगे, अगला प्रश्न है क्या, अगला प्रश्न है कि आजादी के समय भारत को किन दो चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जब भारत आजादी के समय जो थे, जब भारत आजाद हो रहा था उस समय किन दो समस्याओं का सामना करना पड़ा। अथवा में प्रश्न दे सकते हैं कि स्वतंत्रता के समय भारत के पास कौन सी चुनौतियां थी। तो देखिए अब उत्तर देखेंगे कि स्वतंत्रता के समय भारत को दो मुख्य चुनौतियां का सामना करना पड़ा। कितने समस्याओं का, दो मुख्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। पहला है कि राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने की चुनौती। राष्ट्रीय एकता यानी कि पूरे देश को एकता बनाए रखने में ये इसका पहला चुनौती था, है ना। दूसरा है कि सभी वर्गों का विकास करने की चुनौती। सभी वर्गों का विकास करने का चुनौती, हमारा देश में जितने भी सारे वर्ग हैं, जो भी समुदाय हैं, सभी को विकास करने की चुनौती था, ये कमी था, ठीक है। तीसरा है लोकतंत्र की कायम रखने की चुनौती, कि हम लोकतंत्र को कैसे बनाए रखेंगे ताकि हमारा कभी लोकतंत्र छीना नहीं जा सकता है, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है क्या है कि द्विराज सिद्धांत की बात किसने प्रस्तावित की थी। द्विराष्ट्र का मतलब होता है दो राष्ट्र, यानी कि दो राष्ट्र की मांग की बात सबसे पहले किसने की थी। तो देखेंगे बोलता है द्विराज सिद्धांत की बात मोहम्मद अली जिन्ना प्रस्तावित की थी। बोलता द्विराष्ट्र यानी कि दो राष्ट्र, यानी कि पाकिस्तान की जो मांग था भारत से एक अलग राष्ट्र बनाने का जो शौक था वो कौन मांगा था, मोहम्मद अली जिन्ना ने मांगा था, ठीक है। इसके द्वारा द्विराज सिद्धांत की बात किया गया था। बच्चों ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आप ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है बोला किन चार देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय अन्य तुलना में अधिक कठिन साबित हुआ। बोलता है कि कौन कौन ऐसी रियासत है जो भारतीय संघ आने की भारत के साथ मिलने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो देखेंगे आपको यहाँ पर उत्तर देखेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद चार देशी रियासतों का भारत में भारतीय संघ में विलय अन्य तुलना में काफी अधिक समस्या कठिन साबित हुआ, ठीक है। पहला है हैदराबाद, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है जूनागढ़ और चौथा है मणिपुर। इन सब राज्यों को जो होते हैं भारतीय संघ के साथ मिलाने में काफी समस्याओं का
कठिनाई समस्याओं का झेलना पड़ा। देखिए उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति का वर्णन कीजिए। यानी भारतीय संविधान में जो होता है जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति दिया गया था, विशेष दर्जा दिया गया था, उसका वर्णन करना है। देखिए उत्तर है कि भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान की गई थी। यानी कि भारतीय संविधान में जो होते हैं जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया गया था। बोलता है संविधान के अनुच्छेद 370, संविधान के अनुच्छेद 370 इस राज्य का अपना एक अलग संविधान है। बोलता है जम्मू कश्मीर को जो होते हैं अनुच्छेद 370 के तहत जो होता है इसका एक अपना संविधान दिया गया। भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य पर कुछ संशोधित में ही लागू होते हैं। मतलब 370 में समझिए कि वहां पर कोई जाकर के बस नहीं सकता है, जमीन खरीद नहीं सकता है, घर बना नहीं सकता है। जब तक अनुच्छेद 370 नहीं हटेगा तब तक कोई भी किसी भी भारत के किसी भी कोने से कोई भी जाकर के वहां पर जमीन नहीं खरीद सकता, घर नहीं बना सकता, सिर्फ व्यापार कर सकता है, वहां काम रोजी रोजगार के लिए अपना कर सकता, बट वहां पर चीजों को खरीद नहीं सकता है। तो ये सारे संविधान जो होते हैं अनुच्छेद 370 के अनुसार संविधान जम्मू कश्मीर को एक अलग दर्जा के रूप में प्राप्त हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चों, देखेंगे अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन के कारणों का उल्लेख कीजिए। बोलता है कि राज्य जो हमारे हैं, बोलता है राज्य पुनर्गठन आयोग के कारणों का उल्लेख करें। आखिर क्या कारण था कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? तो देखेंगे सबसे पहले क्या है कि स्वतंत्र भारत में आंध्र प्रदेश के गठन के साथ ही अन्य भागों में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए संघर्ष प्राप्त हो गया। इन संघर्षों के बाद होकर केंद्र सरकार 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, देखेंगे अगला हमारे सदस्य होने के कारण सत्ता प्राप्त होता है। बच्चों देखेंगे क्या कि राजतंत्र में जो होता है राष्ट्र का प्रमुख जो होते हैं किसी राजवंश का ही सदस्य के कारण सत्ता प्राप्ति होता है। मतलब राजतंत्र में राजा का शासन होता है और राजा का ही वंशज कोई ना कोई शासन करता है, शासन संभालता है। और गणतंत्र में राष्ट्र के प्रमुख जनता को वोटों के आधार पर चुना जाता है। और गणतंत्र में क्या होता है राष्ट्र के प्रमुख जो होते हैं जनता को वोट के आधार पर चुना जाता है, क्योंकि हम लोग वोट के आधार पर जो होते हैं अपना प्रतिनिधित्व को चुनते हैं तथा निश्चित समय के बाद उसे पुनः जनता समर्थन प्राप्त करके ही पद प्राप्त हो सकता है। और जनता फिर चाहेगा कि उसको नहीं समर्थन करना चाहिए, तभी वो फिर से जो होता है क्या होगा अपना सत्ता को प्राप्त कर सकता है। की विवेचना करें। वीवीआई क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, सब वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों। यदि इस हमारे देहाती सर यूट्यूब चैनल पर यदि कोई बच्चे नए होंगे तो इस हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, जरूर सब्सक्राइब करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए बोलता है नेहरू राष्ट्र निर्माण के नेहरू मॉडल की विवेचना करें। बोला राष्ट्र निर्माण की देश को निर्माण करने के लिए नेहरू का मॉडल जो विचार था वो कैसा था उसको हम लोग देखेंगे। देखिए बोलता है कि नेहरू जी ने राष्ट्र निर्माण के लिए संवैधानिक लोकतांत्रिक, बोलता है क्या नेहरू जी ने राष्ट्र निर्माण के लिए संवैधानिक हो गया, लोकतांत्रिक, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता एवं उदार लोकतंत्र के आदर्शों को अपनाया, है ना। नेहरू जी जो होते हैं क्या अपनाया? लोकतांत्रिक समाजवाद, एक अच्छा लोकतंत्र समाजवाद को अपनाया, धर्मनिरपेक्षता को अपनाया, उदार लोकतंत्र के आदर्शों को अपनाया, केंद्र को शक्तिशाली बनाते हुए संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया। बोलता केंद्र को शक्तिशाली मतलब केंद्र को शक्तिशाली बनाते हुए संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाए। संघात्मक मतलब जिस देश में दो या दो से अधिक सरकार स्तर होती है उसको संघात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए अभी हमारा केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है ना। बोलता है सामाजिक व आर्थिक न्याय तथा कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अपनाया। राष्ट्र हित की दृष्टि में देखते हुए विदेश नीति में पंचशील व गुटनिरपेक्ष सिद्धांतों को स्थान दिया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या काम था और इसके मुख्य सिफारिशें क्या थी? बच्चों देखेंगे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए बोलता है कि औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा को देखते हुए निर्धारित की गई थी कि किंतु स्वतंत्रता के बाद
स्थिति बदली और सर्वप्रथम भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का राज्य का गठन किया गया। ठीक है, बोलता भाषा के आधार पर सबसे पहले भारत में जो होते कौन सा राज्य का गठन किया गया था, तो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था कब, 1953 ईस्वी में। ओके, ठीक है मेरे बच्चों। बोलता देश के अन्य भागों में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन करने का प्रयास चल पड़ा, और बोलता हमारे देश में जो होते हैं अन्य राज्यों को भी जो होते हैं भाषा के आधार पर जो होते हैं भारत देश के साथ जो होता है क्या, भाषा के आधार पर गठित करने का प्रयास चल पड़ा। बोलता है केंद्र सरकार ने 1953 में जो होते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, और कब राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया, 1953 में बना। आयोग ने अपना रिपोर्ट स्वीकार किया, राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाले भाषाओं के आधार पर होना चाहिए। देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग का भी कहना था कि वैसे राज्यों की सीमा पर जो होते हैं जहां जो बोली बोला जाता है भाषा के आधार पर ही राज्य का गठन होना चाहिए। इस आयोग के रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ। इसके आधार पर 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश को बनाया गया था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत विभाजन के समय हैदराबाद और मणिपुर की देशी रियासतों पर निबंध लिखिए। बोलता जब भारत विभाजन के समय, जब भारत विभाजन हो गया था, विभाजन के समय हैदराबाद और मणिपुर देशी रियासतों पर निबंध लिखे। उस समय हैदराबाद की राजा और मणिपुर की राजा जो होते हैं शासन कर रहे थे, तो उन रियासतों पर एक निबंध लिखना है। तो चलिए निबंध देखेंगे। हैदराबाद का विलय यानी कि हैदराबाद जो राज्य था हमारे भारत के साथ कैसे मिला, उस सबसे पहले कहानी देखेंगे। बोलता हैदराबाद एक बड़ी रियासत थी। बोलता हैदराबाद जो होते हैं बहुत बड़ा एक रियासत था, एक क्षेत्रफल में फैला हुआ था, जिसमें कुछ हिस्से में आज के महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तक फैले थे। देख रहे हैं ना, हैदराबाद कहां तक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तक फैले थे। बोलता है क्या, यहाँ का शासक निजाम कहलाता था। हैदराबाद की शासक को क्या कहा जाता था, निजाम कहा जाता था। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप याद रखेंगे। वह चाहता था कि हैदराबाद को आजाद रियासत का दर्जा दिया जाए। देखिए वहां का निजाम चाहता था कि सबसे पहले हैदराबाद को एक आजाद रियासत का दर्जा दिया जाए। इसके लिए उसने 1 वर्ष के लिए भारत सरकार से समझौता किया। उसने जो होते हैं भारत सरकार के लिए जो होते हैं 1 साल तक समझौता करता है, किंतु इसी दौरान हैदराबाद के लोग के निजाम के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। और जो हैदराबाद में रहने वाले लोग थे वो क्या करते हैं, निजाम के विरुद्ध में जो होते हैं आंदोलन छेड़ देता है। बोलता तेलंगाना के किसान, हैदराबाद की महिलाएं, कम्युनिस्ट हैदराबाद कांग्रेस सभी इसमें सम्मिलित थे। बोलता हैदराबाद की जो महिलाएं लोग थी, कम्युनिस्ट व हैदराबाद के कांग्रेस सभी इसमें सम्मिलित थे। बोलता निजाम ने आंदोलन को दबाने के लिए अर्धसैनिक बल का रवाना किया। और निजाम जो होते हैं आंदोलन को दबाने के लिए जो होते हैं सैनिकों का बल का सहारा लिया, जिसे रजाकार कहा जाता है। रजाकार किसे कहा जाता है तो आप समझ सकते हैं। निजाम ने आंदोलन को दबाने के लिए जो अर्धसैनिक बल को जो रवाना किया, जिसे रजाकार कहा जाता था। सांप्रदायिक प्रवृत्ति के होने के, सांप्रदायिक समझते हैं जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जो लड़ाई दंगे फांसी होने वाला था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सांप्रदायिक प्रवृत्ति के होने के कारण इस रजाकार ने गैर मुसलमानों पर अत्याचार किया। गैर मुसलमान मतलब जो मुसलमान नहीं थे उन लोगों पर अत्याचार किया। अंततः सितंबर 1948 में भारतीय सेना हैदराबाद पहुंची। और 19 सितंबर की महीना था और 1948 में भारतीय सेना क्या करता है, हैदराबाद पहुंचता है। और कुछ दिनों के संघर्ष के बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और इसी के साथ हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि हैदराबाद का विलय होना भारत के साथ कितनी बड़ी कठिन समस्या थी, कितनी मुसीबत थी। तो इस प्रकार हैदराबाद जो होते हैं हमारे भारत देश के साथ मिलने का काम किया मेरे प्यारे। देखिए मणिपुर का हमारे भारत के संग मिलने के लिए भी काफी समस्याओं का
देखना पड़ा। देखिए मणिपुर का विलय, देखिए मणिपुर जो होते हैं भारत के साथ किस प्रकार से विलय होता मिलता है। बोलता मणिपुर के राजा बोधचंद्र सिंह ने आजादी से पूर्व ही भारतीय संघ ने अपने रियासत विलय संबंधी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। देखिए बोलता है कि मणिपुर के महाराजा जो होते हैं बोधचंद्र जो होता है बोधचंद्र सिंह आजादी से पूर्व ही यानी कि आजादी से पहले ही भारतीय संघ में अपने रियासत यानी कि मणिपुर को विलय संबंधी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। यह सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से जाना जाता है। देख रहे हैं ना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से जाना जाता है। जनमत के दबाव में महाराजा ने जून 1948 में चुनाव कराए तथा मणिपुर के संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। मणिपुर भारत का पहला भाग था जहां सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाकर चुनाव कराए गए थे। ठीक है बच्चों, बोलता है मणिपुर विधानसभा में विलय के प्रश्न पर गहरे मतभेद थे। मणिपुर कांग्रेस रियासत के भारतीय संघ में विलय का समर्थन कर रही थी जबकि अन्य पार्टियां इसके विरोध थी। भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव डालकर रियासत का विलय कर लिया जिसका वहां जनता से तीव्र विरोध हुआ। के साथ जो होते हैं मणिपुर हमारे भारत विलय हस्ताक्षर पर भारत के साथ विलय होने का काम किया। तो बच्चों यह सारा प्रश्न बहुत बीबीआई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इसको एक नजर डाल करके देखेंगे, पढ़ेंगे। बच्चों यदि हमारे इस देहाती सर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस देहाती सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।